नमस्कार दोस्तों। आज 27 सितंबर है और आज का द हिंदू लेके हम हाजिर हैं। आज जो पहले पेज पे पहली न्यूज़ जो है वो है रुपी ड्रॉप्स टू ए रिकॉर्ड लो ऑफ 18.67% 67 रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर। जो डॉलर का भाव है वो 81 रुपया 67 पैसे तक पहुंच चुका है और इससे भी ऊपर जा सकता है या इससे भी नीचे जा सकता है। ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है दोस्तों। किस पे निर्भर करता है? तो विश्व में जो बड़े बैंक हैं या इस तरीके से कहें कि फेडरल रिजर्व जो है वो अपनी मौद्रिक नीतियां किस प्रकार से बदलता है। आपने सुना होगा कि अभी फेड रिजर्व जो है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, भारत का आरबीआई है, उसी तरीके से अमेरिका में जो केंद्रीय बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। और उसने अपने ब्याज दर में बढ़ोतरी करी थी जिससे बाज़ार में रुपया कम हुआ और बहुत सारी कंपनियां भारत से भी अपना कारोबार समेटती हैं या बहुत मतलब निवेश कम करती हैं। इस तरीके से जब ऐसी बातें होती हैं, विश्व में उथल पुथल मचता है, तो जाहिर सी बात है कि रुपया कमज़ोर होता है ना। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो निर्यात बढ़ जाता है। निर्यात क्यों बढ़ जाता है? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे पहले आपके पास एक पेन जो है वो 10 रुपये में मिलता था या 10 पेन 10 रुपये में मिलता था। आप बेचते थे 10 पेन 10 रुपये में। अब जो है 11 पेन बच रहे हैं 10 रुपये में। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति 10 रुपये में 10 पेन खरीदता था वो 11 पेन खरीद रहा है 10 रुपये में। इसका मतलब है कि आप पहले 10 भेजते थे, अब 11 भेजना पड़ेगा, है ना। तो ये निर्यात बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी लालच होता है कि अभी 10 रुपये में, जैसे आप कब देखते होंगे आप अपने में भी कि आप कुछ खरीदने जा रहे हो और वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाए। आप मान लो कि एक दुकानदार हो और कुछ खरीदने जा रहे हो, होलसेल में खरीदते हो, कुछ थोड़ा सस्ता मिल गया आपको, तो आप जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ना, ज़्यादा मात्रा में आप वो चीज़ खरीद लेते हो। इससे क्या होता है कि निर्यात बढ़ जाता है, पर अब आयात घट जाता है। पहले 10 रुपये में 10 चीज़ें मिल जाती थी, अब 10 रुपये में 9 चीज़ें मिल रही हैं। तो आप कम कर दोगे खरीदना, मतलब इंपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। रुपये में जब मूल्य में गिरावट आती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इंपोर्ट कम हो जाता है। रुपये में जब मजबूती आती है, इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमी की, है ना। तो ये चीज़ें, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो न्यूज़ है वो सेंटर पुश फॉर नेविक सिस्टम लैंड्स स्मार्टफोन गैंट ऑन अननोन रोड। अब जो है सेंटर, जो केंद्र सरकार है, वो नेविक सिस्टम, जैसे जीपीएस का नाम सुना होगा आपने, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का है और इसी को हम लोग यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन में। अब भारत सरकार चाह रही है कि नेविक सिस्टम, जो भारत का अपना स्वदेशी एक तरीके से जीपीएस है, उसका प्रयोग हम हमारे जो जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, एमआई है, सैमसंग है, एप्पल है, वो सारे इस तरीके से करें। अब इसमें उन लोगों की चिंता ये है कि इसके लिए हार्डवेयर बदलना पड़ेगा या क्या बदलना पड़ेगा, इसके लिए बाकी चीज़ें आप जो हैं, हम अभी जो हैं, जो गाड़ियां हैं उनमें जो जीपीएस लगता है वो नेविक सिस्टम्स का ही लगता है। लेकिन अब ये चाह रही है भारत सरकार कि इसे ब्रॉडर लेवल पे किया जाए, मतलब सभी लेवल पे किया जाए, और इसी के तहत स्मार्टफोन के तहत तरफ बढ़ रही है ना। तो आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ करगिल वार हुआ था, याद है आपको? कारगिल वार जब हुआ था तो अमेरिका से सिस्टम मांगा गया था, इसके लिए जीपीएस मांगा गया था और अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। और तब झटका लगा था भारत को
और उसी टाइम इन्होंने अपना जीपीएस सिस्टम बनाने का वो तय कर लिया था, और इसी के उसमें नेविक जो है वो हमारे पास बन के तैयार है। तो नेविक के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और इसके यूज, या कहाँ कहाँ यूज करेंगे, किस तरीके से ये हमारे रणनीति को, या एक तरीके से ये समझिए कि सामरिक रणनीतिक क्षेत्र में ये हमारी बढ़त दिलाएगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, या ये पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे है कि वाई एनक्रोच ऑन राइट ऑफ अदर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट टू जैन। जैनों ने एक पिटीशन दायर किया है कि जो मांस दिखाया जाता है उसमें हर एडवर्टीजमेंट में, यह ना दिखाया जाए। इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, और हम नहीं देखना चाहते हैं तो भी हमें ज़बरदस्ती देखना पड़ता है। तो हाई कोर्ट ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने कहा है कि आप किसी दूसरे के अधिकार को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा खाता है और दूसरा उस एडवर्टीजमेंट करता है, उससे उसे पता चलता है, तो आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कैसे ये कह सकते हैं कि उससे उस विज्ञापन हम प्रतिबंध लगा दें, है ना। इसी पे बात की गई है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 देख लेना है आपको। इसी पे प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम कुछ भी एक सीमा में रहते हुए बोल सकते हैं, अब दिखा सकते हैं, या अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में ये बात की गई है, ठीक है। इसके बाद जो है पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ पीपल, है ना। ये एक वर्ल्ड बेयर फिट of an inclusive global community of trust is upon us. Racial genocide through history, blatant fascist learning of so-called democracies, and escalating hunger and disease in Africa and other parts of the underdeveloped world given enough evidence that democracies face serious issues of populism, growing economic discrimination, overpopulation, environmental डिग्रेडेशन। आपको एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एक तरीके से इन्होंने लोकतंत्र के कमजोरियों को गिनाया है ना, लोकतंत्र के कमजोरियों को गिनाया है। यहीं पे समझ लीजिए कि पॉपुलिज्म, ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, ओवर पॉपुलेशन आप रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो अधिक पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पर्यावरण का निम्नीकरण तो होगा ही होगा, है ना। मिसगिविंग अबाउट मॉरल प्रोग्रेस, अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेबल ऑफ डिसमल सिचुएशन, मतलब कुल मिला के ये चीज़ें हैं कि इन्होंने लोकतंत्र के बैक को गिनाया है कि इसके बैक क्या होते हैं, इसके मतलब जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो क्या हैं, इसी के बारे में बात की गई है। आप इसे पढ़ें एक बार। इसके बाद है पिचिंग इंडिया एज ए सिग्नेचर डेस्टिनेशन, है ना। अर्लियर दिस मंथ द धौलाधार रेंज इन द हिमालय वेयर सेटिंग फॉर ए गैदरिंग ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग टू डिस्कस, डिबेट एंड डिलिब्रेट मोड ऑफ मैकेनिज्म टू डेवलप टूरिज्म इन इंडिया। यहाँ पे एक तरीके से देखिए कि आपने अभी सुना होगा केरला में मशरूमिंग रिसोर्ट, या रिसोर्ट मशरूमिंग। आपने देखा होगा कि जो पर्यटन के विकास के नाम पर, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर अप्रत्याशित रूप से या अनियंत्रित रूप से कहीं भी हम रिसोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ा रहे हैं, जो कि उस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा दबाव उत्पन्न करता है ना। इसी पे एक मतलब
मीटिंग बुलाई गई थी वर्ल्ड टूरिज्म डे पे, जो कल था या आज है, सॉरी, तो उसी पे बात करी गई थी। उसके बाद हमें देखा गया था कि किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, गोल क्या है, इसके बारे में बात की गई थी। लेकिन मैं कुछ मुद्दे उठाना चाह रहा हूँ, मुद्दे इस तरीके की कि आपने अभी कुछ रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि जोशीमठ जो है वो नीचे धंसता जा रहा है। तो इसका कारण बताया गया, क्या बताया गया कि अत्यंत दबाव है जनसंख्या का, और वो जनसंख्या कौन सी है, तो वो टूरिज्म की जनसंख्या है। इस प्रकार से हम टूरिज्म को बढ़ावा तो दे रहे हैं, बढ़ावा देने के उपायों पे चर्चा कर रहे हैं, पर उसके पर्यावरणीय आकलन पे हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, उसके पॉल्यूशन पे हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पे भी बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पर्यावरण बढ़ाते हुए या संतुलित संतुलित पर्यटन का बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। यदि उदाहरण पूछ दे आपको, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, नाम सुना होगा आपने, भूटान। ये इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका आदि देशों से इसके यहाँ फ्री था, है ना, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था। यदि आप यहाँ घूमने जाते थे तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था। कोविड के पहले इन्होंने एक नियम बनाया था और पर्यावरण के नाम पे पर व्यक्ति पर डे 1200 रुपये चार्ज करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये भारत, श्रीलंका और नेपाल के लिए था। भारत बांग्लादेश शायद भी शामिल है, तो भारत, बांग्लादेश और नेपाल के लिए था। तो ठीक है, तो लेकिन पर डे 1200 रुपये। और यदि इनके अलावा कोई विदेशी है तो उनसे $166 पर डे के हिसाब से वसूला जाएगा, मतलब 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से वसूला जाएगा। ज़्यादा ही है ना, 12,000 रुपये के करीब पहुंचता है। तो 12,000 रुपये पर डे के हिसाब से वसूला जाएगा, ताकि यहाँ पे कम पर्यटक आएँ और उन्हें उच्च सुरक्षा या उच्च व्यवस्था, उच्च आवाभगत या मतलब जो वेलकम होगा वो बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा। साथ ही साथ जो पर्यटन के लिहाज से जो पॉल्यूशन फैलेगा वो भी बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो इस प्रकार से भूटान अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। तो भारत को भी अनियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसके लिए एक उचित नीति बनानी चाहिए और हमें इसके आदर्श में भूटान को जरूर रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है समरकंद, ये मिनिएचर ऑफ एन इमर्जिंग वर्ल्ड। एससीओ की मीटिंग हुई थी अभी और उसी पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल है ना। दैट द वर्ल्ड इज इन state of flux with all in complexity, hope, aspiration and fears, but unable to embrace new realities, was is evidence in the historic city of Samarkand during the summit of SCO, ना, when the key world leaders the groped in the dark for an ideal world order। तो इसी पे बात की गई है कि इंडिया मैसेज क्या रहा रसिया का, या भारत ने किस तरीके की बातें की गई, या किस तरीके से यहाँ पे समझौते हुए, मुख्यतः भारत को फोकस करते हुए इसके जो पहुँच थे या इसकी जो बातें थी, इसी के बारे में बताया गया है। तो आप इसमें देख लीजिए। इसके बाद जो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट आ जाता है, ये पुश फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इस पर विनीत सर बहुत अच्छा आर्टिकल बना चुके हैं, जो कि आपको आईएएस प्रबंधन के यूट्यूब चैनल पर दिख रहा होगा। आप उसे देख लें, उससे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो आप उसे देख लें और ये उसको क्लियर करें। इसके बाद है ओबीसी नॉट ऑन सेंट्रल लिस्ट कैन अप्लाई अंडर ईडब्ल्यूएस फॉर यूनियन गवर्नमेंट पोस्ट। यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि जो भी ओबीसी हैं
और वो यदि केंद्रीय लिस्ट में, केंद्रीय सूची में यदि ओबीसी में नहीं आते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं केंद्र सरकार की जॉब में, है ना। डीओपीटी ने ये कहा है कि वैसे ओबीसी जो केंद्र सरकार की सूची में नहीं है वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, इसी पे बात की गई है। अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है कि क्या ईडब्ल्यूएस को कोटा दिया जाए या ना दिया जाए। इसके बारे में भी आप अभी 1-2 दिन में निकल के आ जाएगा, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद है सेंसेक्स स्लाइड 1.6% एंड रुपी स्लिप्स 18.67, ठीक है। तो इस पे तो हम लोगों ने बात कर ही ली है कि जो रुपया है वो गिर के इतना पहुंच चुका है और सेंसेक्स भी 1.6% तक गिर चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। दोस्तों नियमित रूप से देखें और इसे नियमित तौर पे देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे सीधे सीधे, और आप उसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।